त्रिलोक और अयान नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल गए थे और देव नारायण जी अपने दोस्त के यहाँ चले गए। घर में सुमन अकेली थी। तभी वो आदमी घर पर आया जिसने सुमन को श्लोक का लिफ्ट वाला वीडियो भेजा था मॉल से। उसे देखकर सुमन खुश हो गई। फिर वो उसे अपने साथ स्टडी रूम में ले गई। सुमन: हाँ, तो क्या खबर लेकर आए हो आज रमेश? कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? रमेश: जी मैडम, थोड़ी जानकारी मिली है उस लड़की के बारे में। सुमन: तो बताओ ना जल्दी से। रमेश: जी, उस लड़की का नाम है आस्था चोपड़ा। दिल्ली की रहने वाली है। मॉडल और एक्ट्रेस बनने के लिए पुणे आई है। यहाँ पर छोटे मोटे इवेंट में पार्ट लेती है। श्लोक से पिछले साल एक इवेंट के दौरान मिली थी। थोड़ी बहुत दोस्ती ही दिखाई है इन्होंने पब्लिकली, लेकिन उस दिन के वीडियो को देखकर लगता है कि दोस्ती से ज़्यादा रिश्ता है इन दोनों के बीच। सुमन: हाँ, आगे? रमेश: फिलहाल तो इतना ही पता चल पाया है। सुमन: तो जल्दी ही सब पता लगाओ। मुझे इस लड़की और श्लोक के बारे में सब जानकारी चाहिए। श्लोक को देखकर मेरा खून जलता है। कैसे उसे हर चीज़ मिल जाती है, जबकि मेरे बेटे को जो श्लोक दे दे वो भीख मिलती है। और वो पागल लड़का इसे बड़े भाई का प्यार समझता है। बेवकूफ़। रमेश सर झुकाकर वहाँ से निकल जाता है, जबकि सुमन काफ़ी देर तक वहीं बैठी रहती है और न जाने क्या सोचती रहती है। ऑफिस में श्लोक की मीटिंग चलती रहती है, जबकि अयान बोर हो रहा था। न जाने क्यों उसका मन मीटिंग में नहीं लग रहा था, तो उसने श्लोक से इशारों में थोड़ी देर घूमने की इजाज़त मांगी। श्लोक वैसे तो अयान को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता था, लेकिन अभी वो ऑफिस का सख्त बॉस बना हुआ था और ऐसे ही वो अयान को घूमने नहीं भेजने वाला था। अयान तरह तरह के मुंह बनाकर श्लोक को मनाने की कोशिश लगातार किए जा रहा था, लेकिन श्लोक ठहरा पत्थर दिल, वो कहाँ इतनी जल्दी पिघलने वाला था। आखिर में अयान ने उससे नाराज होकर अपना मुंह फेर लिया। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुई और सब लोग मीटिंग रूम से बाहर जाने लगे, तो श्लोक ने अयान को रोका। तो वो रुक तो गया, लेकिन श्लोक से मुंह फेर कर खड़ा हो गया। श्लोक उसके पास गया और बोला, क्यों मुंह फुला रखा है? अयान: आपको नहीं पता? श्लोक: देख, तूने गोवा जाने का बोला, मैंने मना नहीं किया, लेकिन अब काम को लेकर सीरियस हो जा। अयान: भाई, आज की मीटिंग कितनी बोरिंग थी। वो मेहता कितना पका रहा था, इसलिए मैं बाहर जाना चाहता था। मेरा सर दर्द होने लग गया है। पता नहीं आप कैसे झेल लेते हो इन सब चीज़ों को। श्लोक: अगर दिल लगाकर काम करोगे तो कुछ बोरिंग नहीं लगेगा। अयान: भाई, आप हो ना दिल लगाने के लिए। प्लीज़ अब तो थोड़ी देर के लिए जाने दो। प्लीज़ प्लीज़। अयान की इतनी मिन्नतें सुनने के बाद आखिर में श्लोक का दिल थोड़ा सा पिघल गया और उसने उसे जाने की इजाज़त दे दी। श्लोक: 1 घंटे बाद तुम्हारी ये शक्ल मुझे ऑफिस में नज़र आनी चाहिए, वरना एक्शन के लिए रेडी रहना। सिर्फ 1 घंटे की इजाज़त दे रहा हूँ तुम्हें। जाओ अयान। अयान खुश हो गया और जल्दी से श्लोक को गले लगा लिया और बोला, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। थैंक यू एंड लव यू। इतना बोलकर अयान ऑफिस से बाहर चला गया। श्लोक फिर से अपने काम में लग गया। इधर सुमन किसी काम से ऑफिस वाली साइड आई हुई थी, तो उसने सोचा क्यों ना अयान को सरप्राइज़ दे दूं। तो वो ऑफिस आ गई और जब वो आई तो उसे पता चला कि अयान कहीं बाहर घूमने गया है। उसे पहले तो अयान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि वो ऑफिस के समय घूमने कैसे जा सकता है। फिर उसे श्लोक पर गुस्सा आया कि उसने जानबूझकर अयान को घूमने भेजा है ताकि वो काम ना सीख सके, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा तिलमिला गई और पहुंच गई श्लोक के केबिन में, जहां वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ समझा रहा था। सुमन सीधा उसके केबिन में घुस गई बिना नॉक किए। श्लोक: ये क्या बदतमीजी है मिसेस सहगल? मेरे केबिन में बिना नॉक किए घुसने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी है मैंने। सुमन: तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे बेटे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हो तुम? श्लोक: पहले नॉक करके अंदर आने की इजाज़त मांगिए, फिर ही बात होगी, वरना आप जा सकती हैं यहाँ से। सुमन का चेहरा कस गया। उसे श्लोक से और ज़्यादा नफरत हो रही थी। वो बोली, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, ये 2 टके के स्टाफ मेंबर्स के आगे मुझे, सुमन सहगल को इजाज़त लेने को बोल रहे हो। श्लोक: शुरुआत किसने की थी? आप पहले ही तमीज़ से अंदर आती तो मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलता। और एक बात, मेरे लिए मेरा स्टाफ अनमोल है, मेरा परिवार है, सो माइंड योर लैंग्वेज।
सुमन की भरपूर बेइज्जती हुई थी, लेकिन वो श्लोक को सुनाए बिना यहाँ से जाने वाली नहीं थी, तो बोली, अयान को न जाने क्यों तुम्हारा रूप नजर नहीं आता। तुमने उसे ऑफिस टाइम में जानबूझकर घूमने भेज दिया ताकि वो कोई काम ना सीख सके, नकारा रह जाए और तुम्हारे टुकड़ों पर पले। तुम चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन नहीं, तुम क्यों चाहोगे। तुम जो ये प्यार का दिखावा करते हो ना, जल्दी अयान की आंखों के आगे तुम्हारा ये चेहरा ले आऊंगी मैं। श्लोक, ये सब सोचना मेरा काम नहीं है, ये सब आपके लाडले को सोचना चाहिए। मैंने उसको नहीं बोला था कि घूमने जाए। उसका मन नहीं लगता है काम में तो मैं क्या करूं। नहीं माना तो भेज दिया मैंने भी। यहाँ तमाशा करने से बेहतर है अपने बेटे से बात करें। वन मोर थिंग मिसिस सहगल, आज के बाद अगर मेरे ऑफिस में आकर इस तरह का हंगामा किया तो मैं आपको धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगा। मुझे किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं है, ये बात आप भी जानती हैं। नाउ लीव। श्लोक ने दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। सुमन ने गुस्से भरी नज़र वहां खड़े स्टाफ मेंबर्स पर डाली और फिर श्लोक को बिना देखे वहां से धड़धड़ाती हुई निकल गई। दूसरी तरफ अयान अपने दोस्त से मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट में आया था। उसका दोस्त अभी आया नहीं था और वो वहीं बैठकर उसका इंतजार कर रहा था कि अचानक से उसकी नज़र रोड की दूसरी तरफ खड़ी हीर पर गई, जो शायद किसी का इंतजार कर रही थी। अयान के चेहरे पर उसे देखकर मुस्कान आ गई और वो उसी की ओर बढ़ गया। सुमन तो चली गई थी ऑफिस से, लेकिन श्लोक का दिमाग खराब कर गई थी। उसको अब अपने ही केबिन में घुटन होने लगी थी, तो उसने स्टाफ को बाहर भेज और प्यून को बुलाकर केबिन को सैनिटाइज करने को बोलकर खुद भी ऑफिस से बाहर चला गया था। इधर अयान अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जब उसकी नज़र रोड की दूसरी तरफ खड़ी हुई हीर पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसकी ओर बढ़ गया। हीर शायद किसी का इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसकी और हीर के बीच एक स्कूटी आ गई और अयान अचानक से आई इस स्कूटी को देख नहीं पाया और टकराकर गिर गया। स्कूटी पर सालू थी, जो पार्किंग से अपनी स्कूटी लाने के लिए गई हुई थी। वो और हीर किसी काम से मार्केट आए थे। हीर उसी का इंतजार कर रही थी। सालू, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता सामने से स्कूटी आ रही है। आ गए मरने के लिए। अयान देख रहा था कि एक तो ये लड़की अचानक से आंधी की तरह आ गई और उसको टक्कर मारकर उसे ही सुना रही थी। वो कुछ बोलने वाला था उससे पहले ही हीर उसकी तरफ आ गई और बोली, अरे आपको लगी तो नहीं। अयान, आपने पूछ लिया, हम ठीक हो गए। सालू, ए मिस्टर, ये फ्लैट की दुकान यहाँ मत खोलो, वरना तुम्हारा सर खोल दूंगी मैं। अयान, तुम कितनी लड़ाई खोर हो। एक तो खुद अचानक से स्कूटी लेकर टपक गई, मुझे टक्कर मार दी और मुझे ही धौंस दिखा रही हो। हीर, अरे बस करो आप लोग, ये मेरी बहन पागल है, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी मिस्टर। अयान, अयान, मेरा नाम अयान है। उस दिन बताया था मैंने आपको अपना नाम, याद आया। अयान ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हीर ने उससे हाथ मिला लिया तो वहीं सालू का मुंह बन गया। अयान ने भी उसको मुंह बनाकर देखा और इग्नोर कर दिया। सालू, अगर दोस्ती हो गई है तो चले मैडम। हीर, हाँ चलो। वंस अगेन सॉरी अयान जी। हीर जाने लगी तो अयान बोला, अगर दोस्ती हो गई है तो क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है मिस सालू। इस बार चौंकने की बारी सालू की थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़के को उसका नाम कैसे पता चला। वो गुस्से से पलटी और बोली, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। जान ना पहचान और नंबर मांगने लगे। तुमको मेरा नाम कैसे पता चला। अयान, तुम क्यों इतना उछल रही हो बीच में। ये मेरे और मिस सालू के बीच की बात है, तुमसे मतलब छिपकली कहीं की। सालू गुस्से में, अगर मैं छिपकली तो तुम मगरमच्छ। हिम्मत कैसे हुई मुझे छिपकली बोलने की। अयान, क्योंकि तुम हो। अब थोड़ी देर के लिए चुप रहो। मिस सालू, कुछ तो बोलिए। हीर ने तो अपना सर पकड़ लिया था, इस तरह दोनों को कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करते देखकर। उसे ये तो समझ आ गया था कि अयान उसे सालू समझ रहा है। वो बोलने को हुई तो उससे पहले ही एक बार फिर से सालू बोल पड़ी। वो क्यों कुछ बोलेगी, जिसका नाम लिए जा रहे हो जवाब भी उसी से सुनो। कोई नंबर नहीं मिलेगा तुमको। और तू बैठ, अभी मेरे पीछे, वरना छोड़ जाऊंगी यहीं, फिर देती रहना घर पर जवाब। उसने हीर से कहा तो हीर जल्दी से उसके पीछे बैठ गई।
अयान उसकी बोली हुई बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। तब तक सालू स्कूटी लेकर आगे बढ़ गई थी। हीर ने थोड़े दुखी चेहरे से अयान को बाय किया और अयान अभी भी अपनी सोच में अटक गया और खुद से ही बोला, क्या लड़की थी, बाप रे, कितना झगड़ा करके गई है। मैं तो मूड फ्रेश करने के लिए ऑफिस से यहाँ आया और इसने तो अच्छे खासे मूड की बैंड बजा दी। भगवान फ्यूचर में इस लड़की से मुझे कभी मत मिलवाना, लेकिन हाँ, इसकी बहन बहुत प्यारी है, उससे रिश्ता जोड़ना है मुझे, तो उससे मिलवा देना। कुछ दूर जाने पर हीर ने सालू से कहा, सुन, हमने जो सामान लिया है उसमें मैंने एक ब्रेड का पैकेट एक्स्ट्रा रखा है। सालू, वो क्यों? माँ ने तो एक ही मंगवाया था ना। हीर, वो पप्पी के लिए, मैंने सोचा था रास्ते में पार्क पड़ेगा तो उसको खिला देंगे। सालू, ये अच्छा किया तूने। एक काम कर, तू पार्क उतर जाना, उसको खिला देना और थोड़ी देर पार्क में खेल लेना उसके साथ। मैं सामान घर में देकर वापस आ जाऊंगी। हीर, ठीक है, लेकिन चाची उनको क्या बोलेगी? सालू, बोल दूंगी कोई सहेली मिल गई, किसी जॉब के बारे में बता रही थी हीर को, तो वो रुक गई। माँ फिर कुछ नहीं बोलेंगी। दूसरी तरफ श्लोक अपनी गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था। उसे कोई एकांत जगह चाहिए थी, कुछ देर अकेले रहना चाहता था वो। तभी उसकी नज़र एक पार्क पर पड़ी। दोपहर का समय था, इसलिए पार्क में भीड़ नहीं थी। इक्का दुक्का लोग थे जो अपने में मस्त थे। तो श्लोक ने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी और पार्क में चला गया और एक बेंच पर जाकर बैठ गया। वो सुमन को हमेशा इग्नोर करता आया था। उसे कोई मतलब नहीं था उनसे, ये जानते हुए भी कि सुमन उसे लेकर कितनी बड़ी गलतफहमी पाल कर बैठी हुई है। फिर भी वो कभी उनकी कोई गलतफहमी दूर नहीं करता है, क्योंकि उनका उससे अब लगाव खत्म हो चुका है। एक जमाना था जब उसकी माँ के जाने के बाद जब सुमन उस घर में आई तो श्लोक ने उसमें अपनी माँ को देखा था, लेकिन सुमन को शुरू से ही उससे कोई लगाव नहीं था। वो जब तक उसे खुद से दूर छिटक दिया करती। उसके मन में माँ के लिए जो प्यार पाने की भावना थी वो दब गई थी। देवनारायण जी और श्लोक के पिता से भी ये बात छिपी हुई नहीं थी। इस बात को लेकर उनमें झगड़ा भी हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। श्लोक ने देवनारायण जी को ही अपनी दुनिया बना लिया था। अयान के साथ उसने कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं किया था, लेकिन सुमन के मन में उसको लेकर बहुत जहर भरा हुआ था और श्लोक को अब उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन कई बार उसे कुछ बातें चुभ जाती थी और उसका दिल भर आता था। अभी वो अपनी ही सोच में उलझा हुआ था कि तभी एक छोटा सा पपी उसके पैरों के पास आकर खेलने लगा। श्लोक को वो पपी बहुत प्यारा लगा, तो उसने जल्दी से उसे उठा लिया और खेलने लगा। तभी उसके कान में एक मीठी सी आवाज़ गूंज गई, हे चैम्प, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। श्लोक पपी को लेकर पलट गया तो उसकी नज़रें सामने खड़ी हीर पर पड़ी। एक सुकून सा उतर गया था श्लोक के दिल में। पीले रंग के पटियाला सूट में हीर बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी नज़र श्लोक के हाथ में बैठे हुए पपी पर टिकी हुई थी, जबकि श्लोक की नज़रें हीर के मासूम चेहरे पर थीं। इतनी देर से जो बोझा सा था श्लोक के दिल पर, वो अचानक ही हट गया था। हीर को देखने के बाद उसको सब अच्छा सा लगने लगा था। क्यों? ये तो फिलहाल वो भी नहीं जानता था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था हीर का वो भोला सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी होंठ। हाँ, एक यही चीज तो है जो श्लोक की धड़कनों को बढ़ा दिया करती है। क्यों नहीं पता उसे। खुद को श्लोक द्वारा यूं घूरता हुआ पाकर हीर बहुत असहज हो गई थी। उसने खुद का दुपट्टा पहले ठीक किया, फिर भी श्लोक ने अपनी नजर नहीं हटाई तो आखिर में वो बोल पड़ी, ओ मिस्टर, कभी लड़की नहीं देखी है क्या जो घूरे जा रहे हो? श्लोक अब होश में आ गया और अपनी हरकत पर वो शर्मिंदा हो गया। हीर उसकी ओर बढ़ी तो उसको लगा कि शायद वो उसे थप्पड़ मारने वाली है, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे हो गया। लेकिन हीर थोड़ी सी फास्ट निकली और आगे बढ़कर श्लोक के हाथ से पप्पी ले लिया। तो श्लोक हैरान हो गया खुद पर कि वो क्या सोच रहा था और हुआ क्या, और इस लड़की के आगे वो डरा क्यों, जबकि उसका स्वभाव अलग है। तो आज क्या हो गया है उसे? इतनी देर में हीर उस पप्पी को लेकर थोड़ी दूर चली गई थी और न जाने क्यों श्लोक के कदम भी उसी ओर बढ़ गए थे। हीर ब्रेड के टुकड़े पप्पी को खिला रही थी और बीच बीच में उसके साथ मस्ती कर रही थी, जबकि श्लोक थोड़ी दूर पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। हीर को महसूस हुआ जैसे किसी की नज़र उस पर है,
तो उसने मुड़कर देखा और श्लोक को खुद को घूरते हुए पाया। ऐसा हीर को लग रहा था, बाकी श्लोक तो बेचारा बस उसे जी भरकर देख ही रहा था। हीर खुद से ही कैसा बदतमीज लड़का है ये। उस दिन लिफ्ट में वो घटिया हरकत की, आज यहाँ घूरे ही जा रहा है मुझे। जाता क्यों नहीं है यहाँ से? मैं ठीक से खेल भी नहीं पा रही हूँ चैम के साथ, और ये सालू की बच्ची पता नहीं कहाँ रह गई है। श्लोक खुद से ही, क्या कर रहा है श्लोक? क्यों उस पर नजर गड़ाकर बैठा है? तू श्लोक सैगल है, तू लड़कियों के पीछे नहीं जाता, बल्कि लड़कियां तेरे पीछे आती हैं। फिर क्यों यह 16 साल के लड़के वाली हरकत कर रहा है? श्लोक की नजर खुद पर पाकर हीर से अब रहा नहीं गया, तो वो बोल पड़ी, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? क्यों घूरे जा रहे हैं मुझे? कपड़ों से तो कोई बड़े आदमी लगते हो, तो कोई काम धंधा नहीं है क्या करने को, जो दिन दहाड़े पार्क में आकर मुझे घूर रहे हो? श्लोक को ये बात चुभ सी गई। वो बोला, किसी समझदार इंसान ने कहा है कि गाय पालो कुत्ता पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो, और तुमको कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो रही है खुद को लेकर। मैं तुम्हें नहीं घूर रहा, बल्कि इस छोटे से पप्पी को देख रहा हूँ। समझ में आई बात? यह सब बोलते बोलते वो हीर के नजदीक आ गया था और वहीं बैठकर पप्पी को हीर से लेकर उसके साथ खेलने लगा था। हीर तो अटक ही गई थी, क्योंकि श्लोक उसके बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ था। अगर वो श्लोक की तरफ मुड़ती तो उसके होंठ श्लोक के गालों से टकरा जाते। वो उठना चाहती थी, लेकिन उठ नहीं पाई, क्योंकि श्लोक उसके सूट पर ही बैठ गया था, जिसका एहसास उसे हुआ नहीं। इधर श्लोक को हीर के बालों में से जो खुशबू आ रही थी, वो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। उसने देखा हीर के कान के पीछे एक तिल है, और एक तिल कान और कंधे के बीच वाले हिस्से में है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल किया। वो मन में सोचने लगा, ये लड़की उठकर जा क्यों नहीं रही है? अगर ऐसे ही बैठी रही तो मैं न जाने क्या कर जाऊंगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ इससे? हीर थोड़ा हिलने डुलने लगी ताकि श्लोक हट जाए, लेकिन श्लोक तो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। लेकिन उसे हलचल महसूस हुई तो आंख खोलकर बोला, उठ सकती हो उठना चाहो तो, मैं चैम के साथ खेल लूंगा। उसकी बात सुनकर हीर बोली, आप मेरे कपड़ों पर बैठे हुए हैं, पहले आप उठेंगे तो मैं उठ पाऊंगी। श्लोक ने जब देखा तो वो वाकई में हीर के कुर्ते पर बैठा हुआ था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो झटके से उठकर खड़ा हो गया, और उसी के साथ हीर भी उठ गई। श्लोक बोला, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया ऐसा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में श्लोक की एक क्लाइंट वहां आ गई। दरअसल वो उस रास्ते से गुजर रही थी। जब उसने श्लोक को पार्क में देखा तो वो तुरंत वहां आ गई। वैसे तो श्लोक से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, लेकिन अब जब वो पार्क में दिख गया तो उसने हाथ आया मौका नहीं गंवाया और पहुंच गई श्लोक से मिलने। लड़की, हाय सर, आई एम शिखा, हम मिले थे मूनलाइट क्लब में, याद आया? श्लोक, हाँ सॉरी, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। उनकी बातें सुन रही हीर सोच रही थी कि ये एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का है, जो न जाने कितनी लड़कियों के साथ घूमता रहता है। इसे याद तक नहीं है ये लड़की जो इससे किसी क्लब में मिली थी, जबकि हकीकत यह थी कि श्लोक को सच में ये लड़की याद नहीं थी। शिखा, नाइट टाइम की मीटिंग रखी थी आपने? श्लोक, हाँ, सो व्हाट डू यू वांट? शिखा, एक और मीटिंग कर लीजिए, जो काम उस रात अधूरा रह गया था वो पूरा कर लेते हैं। श्लोक, हाँ ठीक है, सैटरडे की मीटिंग रख लेते हैं, फिर उसी क्लब में शाम को 7 बजे। शिखा, ओह थैंक यू सो मच सर। शिखा श्लोक से हाथ मिलाकर निकल गई थी। इधर हीर श्लोक को घिन वाली नजरों से देख रही थी। अभी हुई बातों से हीर ने यही अंदाजा लगाया था कि श्लोक एक कैसा नोबा ही है। अब तो यह बात साबित हो चुकी है, लेकिन असलियत में श्लोक की कुछ दिनों पहले एक मीटिंग थी मूनलाइट क्लब में, जिसमें अलग अलग कंपनियों के लोग आए थे। ये लड़की भी उन्हीं में से थी, लेकिन श्लोक को शक्ल याद नहीं थी। श्लोक ने उसे मुंह बनाते हुए देख लिया था, और उसके चेहरे के हाव भाव से वो समझ गया था कि यह फिर मुझे गलत समझ रही है। वो इस बार खुद को सही साबित करना चाहता था, इसलिए बोला, देखो जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये बस मेरी एक। हीर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हीर, वो आपकी दोस्त है या गर्लफ्रेंड है, मुझे उससे क्या? मैं तो आपको जानती तक नहीं,
तो मुझे क्यों सफाई दे रहे हैं आप? मुझे क्या लेना देना है आपसे? इतना कहकर हीर वहां से जाने के लिए मुड़ गई। श्लोक को उसकी ये बात पसंद नहीं आई और इस तरह बिना उसकी बात सुने जाना तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने झटके से हीर को खुद की ओर खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसने करीब 3 मिनट तक हीर को अपनी पकड़ से आज़ाद नहीं किया और ये 3 मिनट हीर के लिए बहुत मुश्किल हो गए थे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का पहला किस था जो उसे उस इंसान ने किया जो उसकी नज़रों में पहले से ही गिरा हुआ है। हीर ने सेंस में आते ही खुद को छुड़वाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन श्लोक ने उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। उसका किस इतना ज़्यादा पैशनेट था कि हीर अंदर ही अंदर डर गई थी। आखिर 3 मिनट बाद श्लोक ने हीर को छोड़ा तो वो आंखों में आंसू लिए श्लोक को नफरत से देख रही थी। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था और उसने खींचकर लगातार 2 झापड़ श्लोक को जड़ दिए। श्लोक ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा तो हीर बोली, एक शब्द मत बोलना अपने इस घटिया मुंह से। अब तक तो मैं सिर्फ सोचती थी कि तुम एक कैसा नोबा हो, लेकिन ये घटिया हरकत करके तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने घटिया आदमी हो। कोई सूट बूट पहनने से जेंटलमैन नहीं बन जाता है। नफरत है मुझे तुम जैसे आदमी से जो लड़कियों को अपनी जागीर समझता है। हीर ने एक बार फिर से श्लोक की बोलती बंद कर दी थी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और भरी हुई आंखों से ही वहां से चल पड़ी। श्लोक उसे रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाया। न जाने क्या जादू था इस लड़की में कि श्लोक खुद को भूल जाता था। अपनी गलती का एहसास उसे अब हो रहा था। गुस्से में आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो अपने हाथों की उंगलियां अपने बालों में फंसाकर वहीं बैठ गया। वो खुद को जब जब इस लड़की के सामने सही साबित करने जाता, उससे उलट वो खुद को खुद ही गलत साबित कर लेता था। अब अपनी की हुई हरकत पर वो पछता रहा था। उसने एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ किस कर दिया। वो इस किस्म का लड़का नहीं है, लेकिन अपने गुस्से में या हीर से अट्रैक्ट होकर वो ये गलती कर चुका था। इधर हीर रोते हुए सड़क पर चल रही थी और तभी उसकी नज़र सामने से आती हुई सालू पर पड़ी। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और नॉर्मल होने की कोशिश की, क्योंकि वो सालू को ये सब बातें नहीं बताना चाहती थी। वो जानती थी कि सालू उस लड़के को सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर जाएगी और बात घर तक पहुंच सकती थी, जिससे हीर की ही मुश्किल बढ़ती। सालू, अरे तू कहाँ चल पड़ी? हीर, घर। वो मेरा जरा सर दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा घर चलती हूँ। सालू, लेकिन मैं तो चैम से मिली ही नहीं और तूने चैम को खाना खिला दिया? हीर, हाँ मैंने खिला दिया उसको खाना। तू कल मिल लेना उसे। अभी घर चल, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है। सालू फिर कुछ भी नहीं बोली और हीर को लेकर घर की ओर चल पड़ी। इधर श्लोक जल्दी से अपनी जगह से उठा और पार्क के बाहर की ओर जाने लगा। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था और उस लड़की से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसे कहीं भी वो लड़की नज़र नहीं आई। उसने आसपास बहुत जगह देखा, लेकिन कहीं पर भी उसे हीर नहीं मिली। दूसरी तरफ घर पहुंचते ही हीर अपने कमरे में गई और बाथरूम में घुस गई जल्दी से और पानी का नल चालू कर दिया ताकि पानी की आवाज़ में उसके रोने की आवाज़ दब जाए। वो तब तक रोती रही जब तक उसका दिल कुछ हल्का नहीं हो गया। वो अपने होठों को रगड़ रही थी ताकि श्लोक के छूने के एहसास को मिटा सके, लेकिन रह रहकर उसे श्लोक का उसके साथ में ज़बरदस्ती करना याद आ रहा था। आखिर में जब उसका मन भर गया रोकर, तो वो उठकर बाहर आ गई और अपने बिस्तर पर लेट गई। श्लोक भी अपने घर आ गया था। आज उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी। उसके असूलों के खिलाफ थी ये चीज़। वो किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना उसे छूने वाले लोगों से नफरत करता था, लेकिन आज वो खुद भी वही गलती कर गया, और वो भी उस मासूम सी लड़की के साथ जिसे देखकर उसे न जाने क्या हो जाता है। वो बिना किसी से बात किए अपने कमरे में चला गया। उसने जल्दी से अपना कोट खोला और टाई लूज करके अपने कमरे के साथ ही बने हुए जिम में चला गया था। उसने लगातार पंचिंग बैग को मारना चालू कर दिया। वो खुद से नाराज था और इतनी देर से अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी उस पंचिंग बैग पर उतार रहा था। उसे बार बार हीर की आंसू भरी आंखें नजर आ रही थीं। अब उसके हाथों से खून आने लगा था, फिर भी वो नहीं रुका। खुद को सजा देना चाहता था शायद,
इधर हीर जब से घर आई थी तब से अपने बिस्तर में ही दुबकी हुई थी। उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। उसे फिलहाल राघव की बहुत याद आ रही थी। श्लोक की इस हरकत का बहुत गहरा असर हुआ था उसके दिल में। जब सालू उसे खाना खाने के लिए बुलाने आई तब भी उसने ये कहकर मना कर दिया कि भूख नहीं है। उसका अब कुछ भी करने का मन नहीं था। खाना तो श्लोक ने भी नहीं खाया था। अब वो गिल्ट में जी रहा था। उसने तय किया कि जब कभी वो लड़की उसे दोबारा मिलेगी वो अपनी गलती की उसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा और जो सज़ा वो देना चाहेगी वो भी कबूल कर लेगा। श्लोक अपनी की हुई गलती पर पछता रहा था और हीर श्लोक की हरकत से सहम गई थी। एक के मन में दुख था और दूसरे के मन में नफरत घर कर गई थी। इसी सब में 3 दिन बीत गए थे। श्लोक का मन अपने ऑफिस के काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो रोज उस पार्क में जाता इस उम्मीद से कि शायद हीर से मुलाकात हो जाए और वो उससे माफ़ी मांग सके। लेकिन ऐसा तो तब होता जब हीर पार्क आती। हीर ने अपने कमरे से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। जब पूछो तब तबीयत खराब है का बहाना बना देती। सालू को लगता था कि शायद राघव के जाने से हीर उदास है, लेकिन सच क्या था यह सिर्फ हीर जानती थी। हीर के बीमार होने की बात हीर की चाची को हजम नहीं हुई। उन्होंने इस बारे में अपने पति से बात करने की सोची। रात का समय। भवानी। सुनो जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नीरज। बोलो। भवानी। यह हीर आजकल कमरे में ही घुसी रहती है हर समय। जब कुछ पूछो तो बीमार हूँ बोल देती है। नीरज। तो? भवानी। अरे कुछ समझते हैं कि नहीं? जवान लड़की है, कहीं कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कराई जो तबीयत बिगड़ गई है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे प्लान का क्या होगा? नीरज। हाँ, वैसे तो हीर के अभी 25 साल होने में काफ़ी समय बाकी है, लेकिन अगर उससे पहले कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारी इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। भवानी। मैं क्या कहती हूँ, आप ठाकुर साहब से बात क्यों नहीं करते? एक बार शादी हो जाए फिर हीर उनके कब्जे में रहेगी और जैसे ही वो 25 साल की हो जाएगी हम सबकी इतने सालों की मेहनत का फल हमें मिल जाएगा। नीरज। तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही जाता हूँ ठाकुर साहब के यहाँ, लेकिन उससे पहले हीर की बिगड़ी तबीयत का इलाज करो। उससे पूछो कि कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर बैठी है वो। अगले दिन। वैसे तो देवनारायण जी अपने इलाज में व्यस्त थे, लेकिन रोज़ शाम को पार्क जाना नहीं भूलते क्योंकि वहाँ उनको हीर के बारे में जानना था। लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से पार्क जा ही नहीं रही थी, तो उनको मिलती कैसे? अब देवनारायण जी को उसकी चिंता होने लगी थी, इसलिए उन्होंने तय किया था कि आज भी अगर हीर नहीं आई तो वो उसके घर का पता निकलवा कर उसके घर जाएंगे। इधर भवानी ने सालू को किसी काम से बाहर भेज दिया और खुद हीर के कमरे में पहुंच गई। अपनी चाची से हीर वैसे भी बहुत डरती थी, तो जब वो कमरे में आई हीर उठकर बैठ गई थी। चाची उसके पास आकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ तेरी तबीयत को? हीर। कुछ भी तो नहीं, बस दिल सा घबराता रहता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता और ना कहीं जाने का दिल करता है। भवानी को अपना डर सही साबित होते हुए लग रहा था, इसलिए थोड़ा जोर से बोल पड़ी, देख लड़की, तेरे माँ बाप मर गए और तुझे छोड़ गए हमारे सिर पर। तू हमारी जिम्मेदारी है। जब तक कि तेरी शादी नहीं हो जाती, अगर तूने कुछ उल्टा सीधा काम किया और अपना मुंह काला करके आई तो अभी बता दे, क्योंकि तेरी वजह से अगर हमारी इज्जत पर जरा भी आँच आई तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। हीर रोते हुए, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी नॉर्मल तबीयत खराब हुई है। आप चाहें तो चेकअप करवा सकती हैं। भवानी को यही तो सुनना था कि जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए बोली, जमाना खराब है। तुम आजकल के लड़के लड़कियों को अपनी हद पार करते देर नहीं लगती, सावधान तो रहना पड़ता है। इतना बोलकर वो वहां से बाहर निकल जाती हैं। हीर अपनी चाची की सोच पर हैरान रह गई थी। शाम का समय। सालू। यार हीर कितने दिन तक अपने राघव जी की याद में इस कमरे में बैठी रहेगी? चल ना बाहर चलते हैं, तेरा मूड भी चेंज हो जाएगा। हीर। मेरा मन नहीं है सालू, तू जाके आ जा। सालू। पिछले 3 दिन से मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, आज भी नहीं जाऊंगी। क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं दुखी हो जाऊंगी और मेरी जो गोलगप्पे खाने की इच्छा मन में है वो मन में ही रह जाएगी। हीर। बस बस नौटंकी, चल चलते हैं।
कितने ड्रामे करती है ना तू भी। फिर दोनों रेडी होकर पहुंच गईं गोलगप्पे खाने, और उसके बाद सालू ने स्कूटी पार्क की ओर ले ली। जैसे ही हीर वहां पहुंची, उसके दिमाग में उस दिन की घटना ताजी हो गई और उसके कदम वहीं रुक गए। वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाई। सालू ने जब उसे रुके हुए देखा तो उसके पास आ गई और बोली, क्या हो गया, चैन से नहीं मिलना है क्या? हीर, हाँ कुछ नहीं, चल। हीर ने दिल को पक्का किया और सालू के साथ पार्क के अंदर पहुंच गई। देवनारायण जी भी पार्क पहुंच गए और उनकी नज़र जैसे ही सामने से आती हीर पर पड़ी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हीर और सालू ने भी उनको देख लिया था और उन दोनों ने उन्हें नमस्ते किया। देवनारायण जी, हेलो बेटा जी, कैसे हो? हीर, हम लोग तो ठीक हैं अंकल, आप बताइए कैसे हो? देवनारायण जी, बस बेटा मैं भी ठीक ही हूँ, लेकिन आप लोग पिछले 3 दिनों से आ नहीं रहे। घर पर सब ठीक तो है ना? सालू, घर में तो सब ठीक है, लेकिन ये मैडम के दिल का हाल खराब है। बॉयफ्रेंड से बातें जो बंद हैं। सालू फिलो फिलो में बोल गई। तभी हीर ने उसका हाथ दबा दिया और वो चुप हो गई। लेकिन देवनारायण जी तक वो बात पहुंच गई जिसने उनका दिल तोड़ दिया। देवनारायण जी को यह जरूर पता चल गया कि हीर का कोई बॉयफ्रेंड है। उन्हें यह जानकर दुख हुआ, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए उन्होंने अपना दुख जाहिर नहीं होने दिया। देवनारायण जी, ओह, तो प्यार का मामला है, झगड़ा हुआ है बॉयफ्रेंड से? हीर, जी ये सालू तो बस ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। देवनारायण जी, समझ गया, मुझे बताना नहीं चाहती। हीर, नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। वो बस अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारी बात नहीं हो पाती है। बस इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा था। देवनारायण जी, तुम्हारे और उसके घर वाले जानते हैं तुम दोनों के बारे में? हीर, जी अभी हमने बताया नहीं है, थोड़े ही दिनों में बताएंगे। देवनारायण जी, अच्छा, हाँ पहले एक दूसरे को समझ लो, फिर ही शादी का फैसला करना ठीक रहेगा। हीर, शादी तो मैं उन्हीं से करूंगी अंकल जी। तभी सालू का फोन बजने लगा। उसने फोन देखकर कहा, हीर माँ का फोन आ रहा है, चल घर चलते हैं। इसके बाद हीर और सालू वहां से अपने घर को निकल गईं, जबकि देवनारायण जी अपने दोस्त डॉक्टर जगमोहन के यहाँ चले गए। जब देवनारायण जी उनके यहाँ पहुंचे तो उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर ही जगमोहन जी समझ गए कि जरूर कोई बात हुई है जिससे देवनारायण जी दुखी हैं। दोनों घर के गार्डन में अकेले ही थे तो जगमोहन जी ने पूछा, क्या बात है देव, किस बात की चिंता में घुला जा रहा है तू? देवनारायण जी, यार वो लड़की हीर मुझे श्लोक के लिए एकदम परफेक्ट लगती थी। जगमोहन जी, हाँ उसके बारे में जानकारी लेने के लिए ही तो तू रोज पार्क जाता है। क्या हुआ, कुछ बात बनी? देवनारायण जी गुस्से से, अगर बात बनी होती तो क्या मेरा मुंह बना होता? जगमोहन जी, अरे अरे भड़क क्यों रहे हो, क्या हुआ पहले ये तो बताओ। देवनारायण जी, सारी अच्छी लड़कियों को दूसरे लड़के पटाकर ले जाएंगे और मेरा श्लोक रह जाएगा अकेला। तुमको पता है हीर का कोई बॉयफ्रेंड है, वो उसी से शादी करेगी। जगमोहन जी, मतलब तुझे किसने बताया ये सब? देवनारायण जी ने फिर सारी बात जगमोहन जी को बता दी और ये भी बता दिया कि मैंने हीर का मन टटोलने के लिए घर वालों की बात भी पूछी कि क्या वो हीर और उस लड़के के बारे में जानते हैं। क्या पता उसके घर वाले ना माने तो मैं श्लोक का रिश्ता लेकर पहुंच जाता, लेकिन वो बोली घर पर बात करेगी और शादी भी उसी लड़के से ही करेगी। जगमोहन जी, अगर उसके घर वाले इस लड़के के लिए ना भी माने तब भी तेरा वहां श्लोक का रिश्ता लेकर जाना गलत ही था देव। देवनारायण जी, कैसे? जगमोहन जी, तू अपने श्लोक के लिए ही सोच रहा है, लेकिन क्या तूने हीर के बारे में सोचा, जिसके दिल में पहले से ही कोई और बसा हुआ है? क्या वह श्लोक को उसके हिस्से का प्यार दे पाएगी? देवनारायण जी सोचने लगे। बात तो जगमोहन जी की सही थी। उन्हें श्लोक के लिए ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसे समझे और सबसे ज्यादा प्यार करे, और हीर के दिल में तो पहले से ही कोई और है। तो ऐसे में ये रिश्ता करके वो हीर और श्लोक दोनों के साथ ही गलत कर देते। देवनारायण जी, हाँ बात तो तेरी ठीक है। अच्छा ही हुआ मुझे समय पर ही सब पता चल गया। अब श्लोक के लिए कहीं और देखनी होगी लड़की। तेरे ध्यान में भी कोई हो तो बताना मुझे। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद देवनारायण जी घर की ओर निकल गए।
इधर हीर के चाचा नीरज एक बड़ी सी हवेली नुमा घर के बाहर खड़े हुए थे। कुछ देर बाद उनको अंदर बुलाया गया और वो अंदर गए तो बैठक में एक 70 साल का बुजुर्ग बैठा हुआ था। बड़ी बड़ी मूछें, रौबदार चेहरा और आसपास खड़े हुए पहलवान जैसे आदमियों को देखकर ही पता चल रहा था कि यह कोई खतरनाक आदमी ही है। नीरज उस आदमी के सामने जाकर सर झुकाकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम ठाकुर साहब। ठाकुर, बोलो नीरज, यूं अचानक से फोन करवा दिया तुमने, हमारी अमानत तो ठीक है ना? नीरज, जी उसी के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। ठाकुर, बोलो। नीरज, जी वो बात यह है कि हीर बड़ी हो गई है। वैसे तो उसके 25 साल के होने में अभी समय है, लेकिन फिर भी जवान लड़की है। किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई तो हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठाकुर, हमसे क्या चाहते हो? नीरज, हीर की शादी, वो भी आपके घर में, आपकी नज़रों के सामने रहेगी और 25 साल की होते ही हमारा काम खुद ही हो जाएगा। ठाकुर, हाँ ठीक है, तुम तैयारी करो। अगले 5 दिन में हीर की शादी हो जाएगी। तब तक लड़की को संभाल कर रखना होगा और कल शाम को एक रिश्ता आएगा तुम्हारे घर, उसे हाँ बोल देना। नीरज, जी ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राघव जब से मॉरिशियस आया था उसे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। वो काम में इतना बिजी हो गया था कि कब 3 दिन निकल गए उसे खुद पता ही नहीं चल पाया था। जैसे श्लोक ने कहा था किया भी बिल्कुल वैसा ही था। राघव का इंडिया वाला नंबर वहाँ बंद था और उसे वहाँ फ़ोन ही नहीं दिया गया। उसे दिन में एक बार घर बात करने की ही इजाज़त थी। राघव की गर्लफ्रेंड ने श्लोक सहगल को जितना सुनाया था उसी बात का हिसाब अब राघव से लिया जा रहा था। राघव को भी हीर की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसे तो बस इंतजार था कि कब ये 20 दिन पूरे हों और कब वो इंडिया वापस जाकर हीर से मिले। वैसे राघव दिन रात काम निपटा रहा था ताकि जल्दी काम खत्म करके इंडिया जा सके। इंडिया, अगला दिन। हीर और सालू आज सोकर उठी तो घर की साफ सफाई की जा रही थी। भवानी कुछ ज्यादा ही जोश में थी आज। सालू और हीर हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। उन दोनों को देखकर भवानी बोली, उठ गई तुम दोनों? सालू, नहीं, नींद में ही हैं अभी। भवानी नकली हंसी हंसते हुए, बहुत मजाक करने लगी है आजकल। चलो पहले घर के काम में मेरा हाथ बटवा दो, फिर जल्दी से नहा धोकर नाश्ता करो और बाजार जाओ। हीर के लिए कुछ साड़ियाँ और सूट ले आना। सालू, हीर का जन्मदिन अभी नहीं है, फिर आज ये मेहरबानी क्यों? भवानी, जितना बोला है उतना करो। दोनों फिर बिना बोले उसके साथ काम करवाने लगी। थोड़ी देर में काम करके वो मार्केट निकल गई। अयान आज नॉर्मल मार्केट में जो ज्वेलरी की दुकानें थीं वहाँ अपने अकाउंटेंट के साथ गया था कुछ हिसाब करने के लिए। श्लोक ने उसे जानबूझकर ऐसे कामों के लिए भेजा था ताकि वो काम की बारीकी सीख सके। हीर और सालू एक शॉप के बाहर निकली थी सामान लेकर। उसी समय अयान भी ज्वेलरी शॉप से बाहर निकला जो कि उस दुकान के सामने ही थी। अयान की नज़र जैसे ही हीर पर गई वो अपने अकाउंटेंट को रोककर खुद उस ओर बढ़ गया जहाँ हीर खड़ी हुई थी। अयान, हेलो सालू जी। हीर और सालू ने उसे देखा और सालू हैरान थी कि उस दिन इतनी बेइज्जती करने के बाद भी यह लड़का उससे बात करने के लिए आ गया। तो वो बोली, हे भगवान, लोग इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं? उस दिन इतना कुछ सुनाया फिर भी आ गए फिर से अपनी इंसल्ट करवाने के लिए। अयान उसे घूरते हुए, एक्सक्यूज मी, कुछ लोगों को दूसरे के मैटर में अपनी नाक घुसाने का इतना शौक होता है ना कि चाहे सामने वाला उससे बात ना भी करता हो फिर भी बीच में बोलना जरूरी होता है। हीर, प्लीज तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? जब भी मिलते हो झगड़ा ही करते हो। सालू, तो इसको बोलो ना मेरा नाम ना ले बार बार। अयान, मैं क्यों तुम्हारा नाम लूंगा? मुझे क्या मतलब है तुमसे? मैं तो मिस सालू से बात करने आया हूँ यहाँ। सालू, अरे अकल के पैदल मगरमच्छ, मैं ही हूँ सालू। मेरा नाम है सालू। अभी समझ आया या दूसरे तरीके से समझाऊं? अब अयान शौक हो गया। अब जाकर उसे सालू की उस दिन की बात समझ आई कि जिसका नाम ले रहे हो जवाब भी उसी से सुनो। उसने हीर की ओर इशारा किया तो हीर ने भी हामी भर दी। फिर अयान हीर से बोला, तो आपने उस दिन मॉल में अपना नाम सालू क्यों बताया? हीर हैरानी से, मैंने
मैंने कब अपना नाम सालू बताया? अयान, याद कीजिए, उस दिन मॉल में मैंने आपको नाम पूछा और आप सालू बोली, और जब मैं वापस आया आप जा चुकी थी। अब हीर को समझ आ गया कि अयान को गलतफहमी हो गई है नाम को लेकर। वो बोली, सॉरी अयान जी, उस समय मेरी बहन सालू का फ़ोन आ गया था ना, इसलिए मैं इसका नाम बोली थी। आपको लगा मेरा नाम सालू है? अयान, हाँ, लेकिन अब तो बता दीजिए मैडम कि आपका क्या नाम है? हीर, मेरा नाम हीर है, हीर शर्मा। अयान, ब्यूटीफुल नेम, जस्ट लाइक यू। सालू धीरे से, ये लाइन मार रहा है तुझ पर। हीर, चुप हो जा मेरी झांसी की रानी। अयान, कॉफ़ी। हीर, जी वो हम। सालू बीच में ही, नो थैंक्स। अयान, तुमको पूछा भी नहीं है मैंने। मिस हीर, अब तो हम अनजान नहीं रहे, दोस्त तो हैं ही, तो एक कॉफ़ी तो पी ही सकती हैं आप मेरे साथ। हीर अब मना नहीं कर पाई, तो मन मारकर सालू को भी आना पड़ा। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा कैफ़े था, तीनों वहाँ बैठे हुए थे। अयान हीर के बारे में जानकारी ले रहा था, जबकि सालू वहाँ जबरन बैठी हुई थी। उसे हीर पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अयान तो उसका कट्टर दुश्मन था और उसी के साथ वो लोग कॉफ़ी पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर में जब उनकी कॉफ़ी ख़त्म हुई तो अयान ने हीर से नंबर मांगे तो सालू बोल पड़ी, तुम कहो तो इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सबका नंबर तुमको दे दूँ? कॉफ़ी पीने की बात हुई थी तो तुम पी चुके। अब चलो हीर यहाँ से। हीर ने अयान को बाय कहा और सालू के साथ चल पड़ी। अयान अभी भी वहीं खड़ा हुआ उनको जाते हुए देख रहा था और मन में सोचने लगा, हीर, जितना प्यारा नाम उतनी ही प्यारी तुम। हीर शर्मा से हीर सहगल बनाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। यू आर ए परफेक्ट गर्ल, और तुम्हारी बहन एक नंबर की चुड़ैल। हीर और सालू शॉपिंग करके घर आ गए थे। जब वो घर पहुंची तो कुछ मेहमान घर पर आए हुए थे। माहौल देख कर ही पता चल रहा था कि लड़के वाले आए हैं, लेकिन किसके लिए, यह सवाल दोनों लड़कियों के मन में था। तभी भवानी हंसते हुए बोली, हीर बेटा, यहाँ आओ तो जरा। बेटा सुनकर ही हीर समझ गई कि ये रिश्ते वाले शायद उसके लिए आए हैं, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि अगर लड़के वालों ने हाँ बोल दिया तो वो कैसे मना कर पाएगी। वो डरते डरते भवानी जी के पास जाकर बैठ गई तो भवानी जी लड़के वालों से बोली, जी, यह है हमारी हीर, घर के सारे काम इसको आते हैं, पढ़ी लिखी है, बाकी आप लोग जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। हीर की आंखें भर आई थी, उसमें तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो नज़र उठाकर देख भी सके कि सामने कौन बैठा हुआ है, यह लड़का दिखता कैसा है। सालू कुछ बोलने के लिए हुई तो नीरज बोले, सालू बेटा जाओ सबके लिए चाय बनाकर लाओ। ना चाहते हुए भी सालू को जाना पड़ा। कुछ औपचारिकता के सवाल पूछे गए और फिर लड़के वालों ने हीर को पसंद कर लिया। लड़के की माँ बोली, जी देखिए, हमारा एक ही बेटा है। वैसे तो हमारे बहुत सपने थे इसकी शादी धूमधाम से करें, लेकिन इसे 10 दिन बाद ही विदेश जाना है नौकरी के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके जाने से पहले ये शादी हो जाए, तो अगले 5 दिन बाद अगर शादी हो जाए तो बच्चे भी थोड़ा समय साथ बिता लेंगे। नीरज जी, वैसे तो हीर मेरे स्वर्गवासी भैया भाभी की आखिरी निशानी है, मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी है, तो इसकी शादी मैं भी धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल मेरी भी माली हालत कुछ ठीक नहीं है, तो साधारण तरीके से शादी हो जाए तो ठीक रहता। लड़के की माँ, भाई साहब, हमें बस आपकी बच्ची चाहिए, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर में। आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। दोनों तरफ से सब बातें तय कर ली गईं और ईंट पत्थर की तरह अपनी जगह जमी हुई सी खड़ी रही। उसकी शादी तय कर दी गई थी, वो भी उस इंसान से जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। लड़के वाले चले गए थे और अब सालू अपने माँ बाप पर फट पड़ी। ये क्या बकवास है? बिना हीर की मर्जी के आपने उसका रिश्ता कैसे तय कर दिया? उसकी खुशी नहीं है इस रिश्ते में? दिखाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? भवानी, चुप करो सालू, यह क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? हमने जो किया है हीर के भले के लिए ही किया है। सौरभ बहुत अच्छा लड़का है, विदेश में नौकरी करता है, शादी के बाद हीर को भी वहीं ले जाएगा। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा लड़का। सालू ने हीर के कंधे पकड़कर उसे झकझोर दिया और बोली, कुछ तो बोल हीर, कैसे हार मान सकती है तू? लड़ना अपने लिए, राघव के लिए। हीर, चाचा जी,
मैं वो राघव, हम दोनों एक दूसरे से। भवानी जोर से। खामोश। ये सब कब कर लिया तूने? कब मिली उस लड़के से तू? हिम्मत कैसे हुई तेरी ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने की? कान खोल कर सुन ले लड़की, तेरी शादी सौरभ के साथ ही होगी। सालू। माँ उसकी जिंदगी है, उसका हक है। वो जिसे चाहे उससे शादी करे। आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। एक जोरदार चांटा सालू को पड़ा और ये चांटा मारने वाला नीरज था। हीर भी सहम गई थी। उसने हमेशा अपने चाचा जी को शांत और मुस्कुराते हुए ही देखा था। यह पहली बार था जब उन्होंने अपना हाथ उठाया, वो भी सालू पर। फिर नीरज हाथ जोड़कर हीर के आगे खड़ा हो गया और रोते हुए बोला, हीर बेटा, मैंने कभी तुझमें और सालू में फर्क नहीं किया, लेकिन आज तुझसे एक चीज मांगता हूँ। जहाँ मैंने तेरे लिए जो रिश्ता तय किया है, तू वहाँ शादी करने के लिए मान जा। अगर तूने कभी भी मुझे अपने पिता के समान माना है, तो तू ना नहीं कहेगी इस शादी से। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हीर भी अब रो पड़ी और रोते रोते बोली, चाचा जी, राघव जी बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। आप एक बार उनसे मिल लीजिए ना, मेरी खातिर प्लीज। नीरज। बेटा मैं मिल लेता, लेकिन ये भैया की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हारी शादी उनकी पसंद के लड़के से हो। सौरभ को तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता ने पसंद किया था। जब उनकी मौत हुई, उस समय सौरभ विदेश गया हुआ था, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अब वो ये शादी करने के लिए ही वापस आया है। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए वो लड़का वापस आया। अब तुम ही बताओ, आज के समय में ऐसे लोग होते हैं भला? लेकिन ये लोग तुम्हारे लिए वापस आए हैं। फिर भी अगर तुम अपने मरे हुए पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती, तो मैं उन लोगों को कल सुबह ही मना कर दूंगा। तुम बुला लेना अपने राघव को उसके परिवार के साथ कल। अब हीर उलझन में फंस गई थी। राघव तो खुद विदेश गया हुआ था और उसके घर में भी अभी तक किसी को भी उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज उसे पता चला था कि उसके पिता ने सौरभ को उसके लिए चुना था और उसके पिता की आखिरी इच्छा अगर सौरभ से उसकी शादी करवाना था, तो इसमें अब कोई दो राय नहीं थी कि वो अपने पिता की आखिरी इच्छा को ही पूरा करेगी, चाहे इसके लिए उसको अपने प्यार की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। हीर। नहीं चाचा जी, अगर ये मेरे पापा की आखिरी इच्छा है, तो मैं यहीं शादी करूंगी। आप शादी की तैयारियां कीजिए। सालू। लेकिन हीर, तुम राघव जीजू से प्यार करती हो, उनका क्या होगा? भवानी। ज्यादा रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो सालू। तुम्हारे जीजा जी सौरभ हैं, ना कि राघव। तो ये बात अपनी जुबान पर गलती से भी मत लेकर आना। सालू वहां से गुस्से में अपने कमरे में चली गई, जबकि हीर वहां रखे सोफे पर निढाल सी हो गई थी। एक ही पल में उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। कहाँ तो वो ये सोचकर खुश थी कि राघव विदेश से आकर उसके और खुद के रिश्ते के बारे में बात करेगा, लेकिन अब सब कुछ किसी और तरीके से ही हो रहा था उसके साथ। राघव को भूल पाना हीर के लिए बेहद मुश्किल था। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो इस बारे में राघव से बात भी नहीं कर पाई थी। आज शर्मा निवास के दो कमरों में दो तरह के लोग बैठे हुए थे। एक कमरे में हीर और सालू थे, जो अपने दुख में दुखी थे, और दूसरे कमरे में नीरज और भवानी बैठे हुए थे, जो अपनी चाल की कामयाबी पर बेहद खुश थे। भवानी। वाह जी वाह, मान गई मैं तो आपको। जो काम मेरी डांट ना कर सकी, वो काम आपके दो नकली आंसुओं ने कर दिखाया। क्या कहानी गढ़ी है हीर के सामने। नीरज। मेरे इतने सालों की मेहनत क्या मैं ऐसे ही बर्बाद होने देता? नहीं, मुझे पता था हीर अपने माँ बाप से कितना प्यार करती है, इसलिए मैंने जानबूझकर इमोशनल ड्रामा किया। वो दोनों खुश थे और हीर दुखी, क्योंकि उसकी जिंदगी ने अचानक से ही बहुत बड़ी करवट ले ली थी। लेकिन अपने पापा की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने दिल को समझा लिया था। सालू हीर से नाराज थी, क्योंकि उसने हार मान ली थी और वो अपने प्यार को परिवार के लिए कुर्बान करने चली थी। ये बात सालू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जैसे तैसे रात कटी और सुबह हुई। आज हीर के ससुराल से शगुन आने वाला था। हीर अनमने मन से तैयार होकर बैठ गई थी। जो भी रस्में हो रही थी उसमें उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी फिलहाल। सालू तो आज अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई।
उसने सुबह ही घर के तीनों सदस्यों को बोल दिया था कि उसका इस शादी में कोई लेना देना नहीं है, ना वो किसी भी रस्म में शामिल होगी। इस सब में शाम हो गई। हीर फ्री होकर जब कमरे में गई, उसे देखकर सालू ने अपना मुंह फेर लिया तो हीर उसके पास गई। जिस तरफ सालू मुंह करती, हीर उसी तरफ पहुंच जाती। आखिर में सालू गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है? क्यों मेरे आगे पीछे घूम रही हो? हीर, तू कब तक नाराज रहने वाली है? देख, 4 दिन बाद मैं वैसे भी यहाँ से चली जाऊंगी, तो क्या मेरे ये आखिरी 4 दिन भी तू मुझसे नाराज होकर बिताएगी? उसकी आवाज़ सुनकर सालू झट से उसके गले लग गई और दोनों बहनें पहले तो खूब रोईं। फिर सालू बोली, क्यों कंप्रोमाइज कर रही है तू? मम्मी पापा ने बोल दिया और तू मान गई? हीर, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। मत करना ऐसा। हीर, सालू, यही मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी और मैं उन्हीं के लिए शादी कर रही हूँ। प्लीज, तू ही तो है जिससे मैं अपने दिल की हर बात कहती हूँ, और तू ही वो इंसान है जो मेरी लाइफ के हर इम्पोर्टेंट फैसलों में मेरे साथ रही है। तो इस बार भी मेरा साथ दे दे। राघव जी को भुलाकर आगे बढ़ना मेरे लिए भी मुश्किल है और मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। हीर की बातें सुनकर सालू को उसका दुख समझ आ रहा था। वो बोली, ठीक है, सिर्फ तेरे कहने पर मैं तेरे साथ रहूंगी। अब प्लीज रोना बंद कर दे। हीर को फिलहाल सालू का साथ मिल गया था, लेकिन जो साजिश उसके खिलाफ रची गई है, क्या उसके बारे में वो जान पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहें आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।